अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज यानी कि 15 सितंबर 2020 को सीए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी जो है वो रिलीज कर दिया है फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ सीए फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम कुछ अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। आरटीपी जब आप लोग देखिएगा तो उसमें 5 अमेंडमेंट जो है वो कवर किए गए हैं। ये 5 अमेंडमेंट्स वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो रिस्पेक्ट टू ओपीसीए है जो कि अमेंडमेंट हुआ था इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स में, उसके थ्रू ओपीसी में अमेंडमेंट है। और उसके बाद स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट है यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 85। उसके बाद सब्सिडियरी कंपनी में भी अमेंडमेंट है। सुप्रीम कोर्ट मत समझिएगा, सेक्शन 2 और सबसेक्शन मत बोलिएगा इसको, ये क्लॉज है 87, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट है आपका गवर्नमेंट कंपनी में, सेक्शन 2 क्लॉज 45 और सेक्शन 406 सबसेक्शन 1 को रिप्लेस किया गया था, उसमें भी अमेंडमेंट है जो कि रिलेटेड है निधि कंपनी से। तो ये वन बाय वन करके अमेंडमेंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका काम रहेगा कि जल्दी से अपना स्टडी मटेरियल जो है वो अपने सामने रख लीजिए। उसमें कुछ अमेंडमेंट को मैं मार्क कराऊंगा, वो मार्किंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने वो मार्किंग नहीं किया है, अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल आप रेफर करते हैं तो उसे जरूर से जरूर उसे मार्क कर लीजिए। अमेंडमेंट जो आया है इस वीडियो में मैं वन बाय वन करके आपको बताने वाला हूं। आप सभी को इतना तो पता होगा ही कि 30 अप्रैल तक जो भी अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ये मत सोचिएगा कि आपका मई टर्म में एग्जाम था, अब नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए 31 अक्टूबर तक का अमेंडमेंट ही एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली ये बता दिया है कि आप अगर मई एग्जाम में अपियर करने वाले थे और आपका एग्जाम कैंसिल होके मर्ज हो गया है नवंबर में, तो भी आपके लिए 30 अप्रैल 2020 तक का अमेंडमेंट जो है वो रेफर करना होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जो है स्टडी मटेरियल कौन सा एडिशन, 2019 का मार्च का एडिशन आपको रेफर करना है फॉर द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपने बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर एज पर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन थर्ड अमेंडमेंट रूल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 27 जुलाई 2018। ये अमेंडमेंट आया है पेज नंबर 5.10 आप निकाल लीजिए स्टडी मटेरियल का। ये रहा आपका स्टडी मटेरियल 5.10 पेज नंबर, ये रहा 5.10 ओपीसी, ये रहा आपका। ये जो यहां पे 1 कैलेंडर ईयर जो है ना, इसको काट दीजिए और यहां पे हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है। कैलेंडर ईयर याद मत रखिएगा, वो फाइनेंशियल ईयर हो चुका है। मैं अभी आपको जो इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स है वो भी दिखा दूंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए जो अपना ई बुक है उसमें। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कैलेंडर ईयर क्या है। कैलेंडर ईयर जो नॉर्मली आपके घर में कैलेंडर होता है यानी कि जैन टू दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर होता है। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो एक्चुअली होता है अपना अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि जनवरी टू दिसंबर यानी कैलेंडर ईयर को रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो है देखना है कि 182 डेज जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है वो है या नहीं 1% कंपनी का रेसिडेंट होने के लिए, आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको एक बार ई बुक में ले चलते हैं, वहां पे भी दिखा देते हैं एग्जैक्टली। ये रहा अपना ई बुक, इसमें आते हैं नोटिफाइड रूल्स, उसमें कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल। ये रहा आपका द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पे आइए 3 नंबर रूल में 1% कंपनी, और यहां पे एक्सप्लेनेशन जो है वो इंसर्ट किया गया है। और एक्सप्लेनेशन में यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding financial year, right? तो ये फाइनेंशियल ईयर है, आप नोट डाउन कर लिए। पहला अमेंडमेंट क्लियर हो गया, कैलेंडर ईयर की जगह क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर। दूसरा अमेंडमेंट
रिवाइज डिफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, यहां सेक्शन 2 क्लॉज 85। आइए स्टडी मटेरियल में, ये रहा आपका स्टडी मटेरियल, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पे स्मॉल कंपनी, राइट। और ये स्मॉल कंपनी का ये जो डेफिनेशन है, यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, अमेंडमेंट कहां है, यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल में आपको ये जो 5 करोड़ रुपीस दिख रहा है, ये हो जाएगा आपको 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये जो है 20 करोड़, ये हो जाएगा 100 करोड़। ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो उसको चेंज कर लीजिए आप, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs और सेल नॉट मोर देन 5 करोड़ के जगह क्या हो जाएगा 10 करोड़ रुपीस, और यहां पे 20 करोड़ के जगह क्या हो जाएगा 100 करोड़ रुपीस। और एक छोटा सा यहां पे देखिए, ये जो एंड है, यहां पे तो स्टडी मटेरियल में लिखा है, बट यहां पे जब लिखते समय ये मैंने यहां पे करेक्ट कर दिया है, ये और नहीं होगा, एंड होगा, तो आप भी करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो है कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, मोर देन 10 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 100 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्नओवर। तो ये दोनों अमेंडमेंट जो है वो कर लीजिए स्मॉल कंपनी में, समझ में आ गया। ये अमेंडेड है, यहां पे देखिए 10 करोड़ और 100 करोड़ रुपए। उसके बाद आते हैं 3 नंबर क्या है, रिवाइज डिफिनेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी, सेक्शन 2 क्लॉज 87। तो यहां पे अमेंडमेंट आप आइए अपने स्टडी मटेरियल में, स्क्रॉल डाउन कीजिए 5.12 पेज, ये आपका रहा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। यहां पे देखिए मैंने अमेंडमेंट यहां पे कर रखा है, ये जो शेयर कैपिटल है इसको काट के वोटिंग पावर कर दीजिए, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल नहीं होगा, टोटल वोटिंग पावर होगा, राइट। तो इसे चेंज कर लीजिए, ठीक है। और कहीं अमेंडमेंट नहीं है इसमें, सारा चीज जो है वो पहले की तरह है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यहां पे जो है एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, तो आपको ये सारा सब्सिडियरी के ऊपर मैंने डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रिसेंटली अपडेटेड न्यूज जो है रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो चलिए फिर से एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। दिस क्लॉज दैट मींस ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 2 क्लॉज 87 का क्लॉज का जो सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक्सप्लेनेशन 1 में क्या है, द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी of the holding company even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company। इसका मतलब क्या हो गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सपोज A है, इसका ये सब्सिडियरी है B और ये B का सब्सिडियरी है C। तो इसका मतलब क्या हो गया, A जो है होल्डिंग कंपनी रहेगा C का, समझ में आ गया। यानी कि ये इनडायरेक्टली जो है वो सी का होल्डिंग कंपनी हो गया, यानी कि सी जो है सब्सिडियरी कंपनी हो गया ए का इनडायरेक्टली, क्योंकि ये है होल्डिंग कंपनी और ये है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और ये सब्सिडियरी कंपनी है। तो ये बी जो है होल्डिंग कंपनी है सी का, ठीक है, और बी का होल्डिंग कंपनी है ए, यानी कि ए इनडायरेक्टली क्या हो गया, सी का भी होल्डिंग कंपनी हो गया। यही ए एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी। तो C कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ A कंपनी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद B में है, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of the directors। यानी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल कब माना जाएगा, आइदर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स का जो है वो अपॉइंट कर सके, रिमूव कर सके, ठीक है, तो कंट्रोल माना जाएगा, या फिर ऑल या ए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी में इंक्लूड है। सब्सिडियरी जो है, जहां पे ये बात बताया गया है कि सब्सिडियरी कंपनी के बारे में डेफिनेशन जो है, वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट भी सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है। और चौथा एक्सप्लेनेशन क्या है, लेयर इन रिलेशन टू ए होल्डिंग कंपनी मींस इट्स सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज। लेयर का मतलब क्या हो गया, ये आपका ये होल्डिंग कंपनी है, इसका ये सब्सिडियरी, इसका ये सब्सिडियरी है ना, तो ये लेयर हो गया। उसके बाद अपना
एक्सप्लेनेशन जो है गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, उसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है आपको तो अपने स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है। पेज नंबर 5.14 में आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड होगा। तो एक्सप्लेनेशन अपने ई बुक में देख लेते हैं। ये रहा अपना ई बुक, इसमें चलते हैं सेक्शन 2 और क्लॉज 45, राइट। ये रहा क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है। और यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इंसर्ट किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द PIDF शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड एज टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। ठीक है, तो ये नया इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 क्लॉज 45 वाज इंसर्टेड बाय एग्जेम्पशंस टू गवर्नमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन 462 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है कि टोटल वोटिंग पावर हम लोग देखेंगे कब। वैसे तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है कि विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द PIDF शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली वन और स्टेट गवर्नमेंट और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, और इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज ए सब्सिडियरी ऑफ अ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका मतलब PIDF शेयर कैपिटल को अपने ध्यान में रखना है। बट इन केस अगर जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के अनुसार जो शेयर है वो इश्यू किया गया है, तो अपने PIDF शेयर कैपिटल की जगह क्या काउंट करेंगे, टोटल वोटिंग पावर। तो वहां पे काउंट करेंगे कि टोटल वोटिंग पावर जो है वो 51% या 51% से ज्यादा होगा, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो ये सारा अमेंडमेंट जो है, लास्ट अमेंडमेंट जो है वो रिलेटेड है आपका निधि से। निधि कंपनी का अमेंडमेंट है सेक्शन 406 सबसेक्शन 1 को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। निधि कंपनी का जो सेक्शन है 406 उसका सबसेक्शन 1 को रिप्लेस कर दिया गया है। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है 5.16 पेज नंबर 5.16 जो है यहाँ पे ये निधि कंपनी, ये जो है इसको आप जो है इग्नोर कर दीजिएगा और अपने रेफर करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए, ई बुक में चलते हैं अपने, ये अपनी ई बुक में सेक्शन 406 निधि, ठीक है। ये चैप्टर 26 जो है स्पेशली निधि कंपनी के लिए है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 406, ठीक है। तो सेक्शन 406 में ये जो सबसेक्शन 1 है उसको टोटल जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन आरटीपी में आपका ये मेंशन किया गया है, ठीक है। नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास आरटीपी है, वहां पे लिखा गया है इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस मे बी। यहाँ पे लिख भी दिया गया है सब्स्टिट्यूटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2019। तो ये सारा अमेंडमेंट रहा सीए फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और हमसे कोई भी सीए फाउंडेशन का जो कॉर्पोरेट लॉ है स्पेशली उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जो समझ में नहीं आए कोई भी टॉपिक, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करके हमको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दे, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज जो है रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।